डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएचएससी सेकेंड ईयर यानी द्वितीय वर्ष का जो आपका वोकेशनल कोर्स यानी व्यावसायिक पाठ्यक्रम है, ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि जैविक खेती, उसका प्रैक्टिकल नंबर 6 यानी प्रयोग क्रमांक 6। तो विद्यार्थियों, यदि आप मध्य प्रदेश में लागू नई शिक्षा नीति के अंतर्गत द्वितीय वर्ष में अध्ययन कर रहे हैं और आपने अपना व्यावसायिक पाठ्यक्रम जैविक खेती अर्थात ऑर्गेनिक फार्मिंग को चुना है, तो उसका प्रैक्टिकल नंबर 6 का उद्देश्य आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। उद्देश्य दिया हुआ है मिट्टी का पीएच, जैविक कार्बन और विद्युत चालकता के कार्य एवं इसकी उपयोगिता का अध्ययन। टू स्टडी फंक्शंस एंड यूटिलिटी ऑफ पीएच, ऑर्गेनिक कार्बन एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सॉइल। तो यदि आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हो तो आप इसको हिंदी में लिख सकते हो, यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश में इसको नोट डाउन अपने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में करिएगा। सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी का पीएच। यह ऐसा मानक है जिसके द्वारा मृदा की अभिक्रिया का पता चलता है कि मिट्टी सामान्य, अम्लीय या क्षारीय प्रकृति की है। मृदा पीएच मिट्टी में होने वाली कई रासायनिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है। इसके घटने या बढ़ने से पादपों की वृद्धि पर असर पड़ता है। मिट्टी का पीएच मिट्टी की अम्लीयता या क्षारीयता का एक पैमाना होता है। बात करते हैं मिट्टी का पीएच मान, सॉइल पीएच वैल्यू। तो यह ऐसा जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग है उसका नाम है मिट्टी का पीएच मान यानी सॉइल पीएच वैल्यू। यह ऐसा मानक है जिसके द्वारा मृदा की अम्लीयता का पता चलता है कि मिट्टी सामान्य, अम्लीय या क्षारीय प्रकृति की है। मृदा पीएच मिट्टी में होने वाली कई रासायनिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है। इसके घटने या बढ़ने से पादपों की वृद्धि पर असर पड़ता है। मिट्टी का पीएच मिट्टी की अम्लीयता या क्षारीयता का एक पैमाना है। समस्याग्रस्त क्षेत्रों में फसल की उपयुक्त किस्मों की संतुलित की जाती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर मिट्टी के पीएच के बारे में, जो कि अम्लीयता और क्षारीयता को सहन करने की क्षमता रखती है। मृदा पीएच का मान 6.5 से 7.5 के बीच पौधों द्वारा पोषक तत्वों का सबसे अधिक ग्रहण किया जाता है। पीएच मान 6.5 से कम होने पर भूमि अम्लीय और 7.5 से अधिक होने पर भूमि क्षारीय कहलाती है। बात करते हैं इसके आगे मिट्टी परीक्षण में मिट्टी पीएच पता चल जाने के बाद समस्याग्रस्त क्षेत्रों में फसल की उपयुक्त उन किस्मों की सिफारिश की जा सकती है जो अम्लीयता और क्षारीयता को सहन करने की क्षमता रखती हो तथा मृदा पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच पौधों द्वारा पोषण तत्वों का सबसे अधिक ग्रहण किया जाना है तथा अम्लीय भूमि के लिए चूने एवं क्षारीय भूमि के लिए जिप्सम डालने की संतुति की जाती है। तो साथियों, यदि आपके खेत की भूमि या जहाँ पर कृषि की जा रही है उस खेत की भूमि अम्लीय है तो वहाँ पर चूने का प्रयोग किया जाता है, और यदि अधिक क्षारीय है तो वहाँ पर जिप्सम डालकर उस भूमि की जो अम्लीयता है उसको खत्म किया जाता है, उसकी क्षारीयता को कम किया जाता है। आगे बात करते हैं, निश्चित पीएच मान पर ही पोषक तत्वों की उपलब्धता पौधों को मिल पाती है, जिससे नाइट्रोजन की उपलब्धता 6.0 से 8.0 पीएच मान पर ही होती है। वैसे ही फास्फोरस 6.5 से 7.5, पोटेशियम 6.0 से 10.0, सल्फर 6.0 से 10.0, कैल्शियम 6.5 से 8.5, मैग्नीशियम 6.5 से 8.5, आयरन यानी कि लोहा 4 पीएच से 6.5 पीएच के बीच में और मैग्नीज 5 पीएच से 6.5 पीएच के बीच में। बोरान 5 पीएच से 7 पीएच मान पर ही पोषक तत्वों की उपलब्धता पौधों को मिल पाती है। इसके बाद बात करेंगे साथियों हम लोग जैविक कार्बन की यानी ऑर्गेनिक कार्बन की।
अब ये जैविक कार्बन या ऑर्गेनिक कार्बन क्या होता है और इसकी उपलब्धता कैसे की जाती है? गोबर की खाद, केचुए की खाद, हरी खाद, फसलों के अवशेष, पशुओं से प्राप्त अपशिष्ट पदार्थ आदि से मृदा को कार्बनिक पदार्थ मिलते हैं और इन्हें कार्बनिक पदार्थ में जैविक पदार्थ उपलब्ध पाए जाते हैं। मृदा कार्बनिक पदार्थ विच्छेदन व संश्लेषण प्रतिक्रियाओं द्वारा ह्यूमस बनता है, जो मृदा स्वास्थ्य में सुधार के साथ मृदा की उर्वरकता बनाए रखता है। तो साथियों, हम लोग जानते हैं कि जो कृषि होती है खेती में, उसमें गोबर की खाद, केचुए की खाद और हरी खाद और फसलों के जो अवशेष होते हैं उनको देने की उपयोगिता बहुत अच्छी होती है। भूमि में जैविक कार्बन की अधिकता से मिट्टी की भौतिक और रासायनिक गुणवत्ता बढ़ती है। मृदा में कई पोषक तत्व पहले से ही मौजूद होते हैं, जो जैविक कार्बन के संपर्क में आने से पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध अवस्था में पौधों को मिल पाते हैं। भूमि की भौतिक गुणवत्ता जैसे मृदा संरचना, जल ग्रहण शक्ति आदि जैविक कार्बन से बढ़ते हैं। तो सीधा सा यहाँ कहने का मतलब ये है कि भूमि के अंदर क्या होना चाहिए, तो भूमि के अंदर उसकी जल ग्रहण शक्ति अधिक होना चाहिए। तो यदि आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो आप इसको इंग्लिश में भी नोट डाउन कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, इसके अतिरिक्त पोषक तत्वों की उपलब्धता स्थानांतरण एवं रूपांतरण और सूक्ष्म जीव पदार्थों व जीवों की वृद्धि के लिए भी जैविक कार्बन बहुत उपयोगी होता है। यह पोषक तत्वों की लिंचिंग को भी रोकता है, यानी भूमि में नीचे जाने की प्रक्रिया को भी ये रोकता है। मतलब भूमि के स्तर पर इनको बनाए रखने का काम कौन करता है? जैविक कार्बन करता है। अब पीएच और जैविक कार्बन के बाद हम आते हैं विद्युत चालकता की तरफ, यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी लवणों की सांद्रता। इसमें हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। मृदा विद्युत चालकता एक अप्रत्यक्ष माप है जो मिट्टी के भौतिक और रासायनिक गुणों के साथ बहुत गहरा संबंध रखता है। मृदा विद्युत चालकता मिट्टी में पोषक तत्वों की उपलब्धता का एक संकेत है। मिट्टी में लवणों की अधिक सांद्रता पोषक तत्वों के अवशोषण की क्रिया पर हानिकारक प्रभाव छोड़ती है। मृदा विद्युत चालकता स्तर का बहुत कम होना कम उपलब्ध पोषण तत्वों को इंगित करता है। यानी यहाँ कहने का मतलब है कि यदि मृदा की विद्युत चालकता कम है, इसका मतलब है कि जो मिट्टी है वो कम पोषक तत्वों को अपने अंदर समाहित करके रखती है। आगे बात करते हैं, और बहुत अधिक ईसी यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी स्तर पोषक तत्वों की अधिकता का संकेत देती है। कम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी विद्युत चालकता वाले अक्सर रेतीली मिट्टी में कम कार्बनिक पदार्थों के स्तर के साथ पाए जाते हैं, जबकि उच्च इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी विद्युत चालकता स्तर आमतौर पर मिट्टी में उच्च मिट्टी सामग्री के साथ पाए जाते हैं। मृदा कण बनावट, लवणता और नमी मिट्टी के गुण है जो विद्युत चालकता स्तर को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। तो मिट्टी चालकता गुण को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले कौन है? तो मृदा कण की बनावट, यानी मृदा का जो कण है उसकी साइज क्या होगी, उसकी नमी, मिट्टी के गुण, ये इसके आधार पर यानी कि उसकी चालकता के आधार पर डिसाइड होते हैं। आगे बात करते हैं, मृदा चालकता विद्युत प्रवाह को ले जाने के लिए मिट्टी के पानी की क्षमता को मापती है। यानी हम क्या कह सकते हैं कि यदि मिट्टी की चालकता अच्छी है तो डेफिनेटली उसके अंदर पानी भी ज़्यादा समय तक और ज़्यादा दिन तक रह सकता है। विद्युत चालकता एक इलेक्ट्रोलाइटिक प्रक्रिया है जो मुख्य रूप से पानी से भरे छिद्रों के माध्यम से होती है। मिट्टी के पानी में घुले लवण के धन आयन जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम और अमोनियम, और ऋण आयन जैसे सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट और बाइकार्बोनेट विद्युत आवेशों को वहन करते हैं और विद्युत प्रवाह का संचलन करते हैं।
तो मिट्टी में विद्युत प्रवाह का संचलन करने का काम धन और ऋण आयनों के द्वारा होता है। धन आयन जैसे भी हमने कहा कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, अमोनियम, और ऋण आयन जैसे कि सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट और बाइकार्बोनेट के कारण होता है। बात करते हम आगे, आयनों की सांद्रता मिट्टी की विद्युत चालकता को निर्धारित करती है। कृषि में विद्युत चालकता का उपयोग मुख्य रूप से मिट्टी की लवणता के माप के रूप में किया गया है। हालांकि गैर लवण मिट्टी में विद्युत चालकता अन्य मिट्टी के गुणों का अनुमान हो सकती है, जैसे मिट्टी की नमी और मिट्टी की गहराई। विद्युत चालकता को डेसी सीमेंस प्रति मीटर में व्यक्त किया जाता है। तो साथियों ध्यान रखिएगा, मिट्टी की चालकता को किससे व्यक्त किया जाता है? तो डेसी सीमेंस प्रति मीटर में व्यक्त किया जाता है। अब आपको एक टेबल बनाना है। क्लासेस फॉर सैलिनिटी एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी NRCS सॉइल सर्वे हैंडबुक के आधार पर एक टेबल बनी हुई है। यदि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 0 ग्रेटर देन 2, मतलब 2 से ज़्यादा और 0 से कम है, तो नॉन सिलेंस यानी कि अलवणीय मिट्टी होगी। 4 से ज़्यादा और 2 से कम है तो वेरी स्लाइटली सिलेंट, मतलब मिट्टी में बहुत कम अम्लीयता होगी। यदि उसका जो इलेक्ट्रिकल विद्युत चालकता की माप 8 से ज़्यादा और 4 से कम है तो हल्का सा उसमें लवणता का गुण आने लगेगा। यदि कि विद्युत चालकता 8 से 16 के बीच में है तो उसमें लवणता का गुण थोड़ा अधिक आ जाएगा। और यदि 16 या उससे अधिक विद्युत चालकता है तो इस टेबल के आधार पर हम कह सकते हैं कि मिट्टी अधिक लवणीय होगी, मतलब उसमें लवणों की मात्रा अधिक होगी। अब इस टेबल के बाद बात करते हैं हम लोग मृदा क्रिया से संबंध, रिलेशन टू सॉइल फंक्शन। मृदा विद्युत चालकता सीधे पौधे की वृद्धि को प्रभावित नहीं करती है। यानी हम क्या कह रहे हैं कि मृदा की जो विद्युत चालकता होती है वो सीधे पौधे की वृद्धि को प्रभावित नहीं करती है, लेकिन इसका उपयोग पौधे के उत्थान और लवणता के स्तर के लिए उपलब्ध पोषक तत्वों की मात्रा के अप्रत्यक्ष संकेतक के रूप में किया जाता है। अब बात करते हैं विद्युत चालकता का उपयोग नमक की सघनता, कार्बनिक पदार्थ जैसे केटायन विनिमय क्षमता, मिट्टी की बनावट, मिट्टी की मोटाई, पोषक तत्व जैसे नाइट्रेट, जल धारण क्षमता और जल निकासी की स्थिति के सरोगेट उपायों के रूप में किया जाता है। तो साथियों विद्युत चालकता का उपयोग किस में करते हैं? तो हमने बहुत अच्छी सी बात यहाँ पर आई है, नमक की सघनता, मतलब उसके अंदर सॉल्ट की मात्रा, लवण की मात्रा कितनी है, कितने कार्बनिक पदार्थ हैं, उसके अंदर केटायन विनिमय क्षमता, मतलब केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कितनी है, मिट्टी की बनावट कैसी है, मिट्टी की मोटाई कितनी है, और उसमें पोषक तत्व जैसे नाइट्रेट भी रहते हैं कि नहीं रहते हैं, वो जल धारण क्षमता, मतलब वो जल को किस तरीके से अपने अंदर रोक सकती है। इन सब को विद्युत चालकता के आधार पर मापा जा सकता है। आगे बात करें साइट विशिष्ट प्रबंधन और उच्च तीव्रता वाले मिट्टी सर्वेक्षण में विद्युत चालकता का उपयोग प्रबंधन की इकाई को विभाजित करने, मिट्टी के प्रकारों में अंतर करने और मिट्टी की उर्वरकता और फसल की पैदावार की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए हम छोटा सा उदाहरण ले रहे हैं। किसान विद्युत चालकता मानचित्रों का उपयोग विभिन्न प्रकार की मिट्टी वाले क्षेत्रों के विभिन्न प्रबंधन रणनीतियों जैसे नाइट्रोजन उर्वरक को लागू करने के लिए कर सकते हैं। कुछ प्रबंधन इकाइयों में उच्च विद्युत चालकता, उच्च स्तर के नाइट्रेट और अन्य चयनित मिट्टी पोषक तत्वों जैसे पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीज, जिंक और कॉपर से जुड़ा हुआ है। अधिकांश सूक्ष्मजीव नमक जैसे उच्च विद्युत चालकता के प्रति संवेदनशील होते हैं, जैसे हेलोफाइट नमक सहिष्णु बैक्टीरिया को छोड़कर एक्टिनोमाइटिस और कवक बैक्टीरिया से कम संवेदनशील होते हैं। श्वसन और नाइट्रिफिकेशन सहित माइक्रोबियल प्रक्रिया विद्युत चालकता बढ़ाने के साथ घटती है। तो यदि विद्युत चालकता बढ़ाओगे तो उस मिट्टी के अंदर माइक्रोबियल क्षमता जो हो जाएगी वो कम हो जाती है।
तो साथियों, आप मेरे साथ यानी डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा के साथ आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा पर जुड़े हुए हैं। तो यदि अभी तक आपने आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं कि वीडियो आप लोगों को किस तरीके से मदद कर रहा है। अब एक टेबल दी हुई है, इस टेबल को अपनी जो प्रैक्टिकल फाइल में उसको नोट डाउन करना है, वीडियो को रोक कर। अब बात करते हैं खराब मृदा विद्युत चालकता स्तरों के साथ समस्या। उच्च विद्युत चालकता लवणता यानी विद्युत चालकता यदि 4 से ज़्यादा है तो फसल की वृद्धि और माइक्रोबियल गतिविधियों को बाधित करता है। सोडियम की उच्च सांद्रता के परिणाम स्वरूप उच्च विद्युत चालकता वाली मिट्टी में आम तौर पर खराब संरचना और जल निकासी होती है और सोडियम पौधों के लिए विषाक्त हो जाता है। अब एक और टेबल दे रखी है यहाँ पर, सॉल्ट्स टॉलरेंस ऑफ क्रॉप एंड यील्ड डिक्रीज बिहाइंड द इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी थ्रेशोल्ड। अब यहाँ पर दे रखी अलग अलग फसलों के लिए, जैसे बेरली, कॉटन, ठीक है, पोटैटो, राइस, सोयाबीन। ये टेबल आपको अपनी प्रैक्टिकल फाइल में बनाना होगी। वीडियो को रोककर इस प्रैक्टिकल फाइल को बना लीजिएगा। ऊपर आपको हेडिंग डालना है, उसके बाद क्रॉप स्पेसिस, थ्रेशोल्ड, परसेंटेज यील्ड, और इसके बेसिस पर ये वीडियो को रोककर ये पूरी आपको टेबल आपको बनाना होगी। अब मृदा विद्युत चालकता में सुधार कैसे किया जाए? इम्प्रूव सॉइल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। प्रभावी सिंचाई प्रथाएं जो घुलनशील लवणों को मिट्टी से बाहर और जड़ की गहराई से परे धोती है, विद्युत चालकता को कम कर सकती है। अत्यधिक सिंचाई और जल भराव से बचाना चाहिए क्योंकि बढ़ते जल स्तर से घुलनशील लवण जड़ के क्षेत्र में आ सकते हैं और शुष्क जलवायु में पौधों के अवशेषों और गीली घास मिट्टी को नम रहने में मदद करती है और इस प्रकार मौसमी वर्षा और सिंचाई को सतह से लवणों के निक्षालन में अधिक प्रभावी बनाती है। सिंचाई में पानी में उच्च विद्युत चालकता के प्रतिकूल प्रभाव से बचने के लिए प्रत्येक फसल के लिए लिंचिंग आवश्यक की गणना की जाना चाहिए। लिंचिंग आवश्यकता पानी का वह अंश है जो रूट जोन के नीचे अत्यधिक नमक को प्रवाहित करने के लिए आवश्यक होता है। अर्थात लक्ष्य लवणता स्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक अतिरिक्त पानी की मात्रा जैविक पदार्थ जैसे कि खाद और खाद से जोड़ने के विद्युत चालकता में वृद्धि होती है और जल धारण क्षमता में सुधार होता है। कुछ मामलों में लवण की सघनता और विद्युत चालकता को कम करने के लिए सिंचाई और जल निकासी का संयोजन आवश्यक है। एक विद्युत चालकता पानी सिंचाई के पानी के लिए अच्छा माना जाता है। यदि पानी का उपयोग किया जाता है तो इस मूल्य से अधिक लिंचिंग और जल निकासी का संयोजन आवश्यक है। तो साथियों, ये था आपका प्रयोग क्रमांक 6। आई होप ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। साथियों, वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को किस तरीके से मदद कर रहा है। धन्यवाद साथियों, नए वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी।